नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान में संशोधन मतलब संविधान में कोई नई चीज़ ऐड करना या कोई बदलाव करना, इसके विषय पर बात करनी है। परीक्षा में लगातार क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो पॉलिटिकल के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को छोटे क्रिस्प मैनर में बताने के लिए दूसरा लेक्चर है। पहला मैंने अभी वरीता क्रम बताया था फिर बीच में त्योहारों के बाद ये नया लेक्चर आप लोगों के सामने है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पीसीएस बीओ आरओ के लिए, प्लस अन्य परीक्षाओं में पॉलिटी जो है बहुत यहाँ से अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये लगातार इससे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं और हमारे संविधान का एक ऐसा हिस्सा है ये जो कि हमारे संविधान को परिवर्तनशील बनाता है। सबसे पहली बात ये है, अगर ये हिस्सा नहीं होता, ये संविधान में बदलाव करने की का ये क्लॉज नहीं डाला गया होता, तो शायद हमारा संविधान एक रिजिड बन जाता। समय के हिसाब से जो ज़रूरतें हमें महसूस हुई हैं, जो हमने उसमें ऐड की हैं, 100 से अधिक संविधान में संशोधन किया जा चुका है, 100 बार से अधिक बार हो चुका है। तो और तभी ये चीज़ निखर के आती है ना, तभी बोलते हैं कि हमारा संविधान लचीला भी है और रिजिड भी है। तो इसको देखने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से संविधान में अच्छे के लिए बदलाव किया जा सकता है। हमारे संविधान में बदलाव किया जा सकता है 3 प्रकार से। उसके 3 प्रकार का कह सकते हैं कि 3 प्रकार से संविधान में कोई बदलाव किया जा सकता है। पहला होता है साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से। दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी से। और तीसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी संसद के द्वारा प्लस आधे से अधिक राज्य अपना समर्थन दे उस अमेंडमेंट को। तब अब आप कहोगे कि किस किस कंडीशन में कैसे कैसे क्या होता है, तो आपको बता दें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो बड़ा बदलाव लाने की अगर जो बात की जा रही है ना, वो उसमें विशेष बहुमत का रोल होता है। जो साधारण बहुमत है, सिंपल मेजॉरिटी है, वो ऐसे विषयों में बदलाव के लिए होता है जो जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ बड़े स्तर का बदलाव या कैसे कहें कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर या कोई अपरिवर्तनशील बातें नहीं हो पाए, है ना। वहाँ पे ये सिंपल मेजॉरिटी यूज़ होती है। जैसे नए स्टेट का गठन वगैरह है, आर्टिकल 2, 3 वगैरह में, वहाँ पे साधारण बहुमत का यूज़ होता है। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर अमेंडमेंट की अगर नीड होती है तो सेकंड और थर्ड की जरूरत पड़ती है। तीसरे प्रकार का जो सबसे जटिल संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कब अपनाई जाती है, जब भारत के संघीय ढांचे के ऊपर कोई कानून नया बनाया जा रहा है या कोई बदलाव ऐसा किया जा रहा है जिससे भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, तो हमें अपने उन राज्यों से भी अनुमति लेनी पड़ती है। आधे से अधिक राज्य भी उस बात का समर्थन करेंगे तभी वो चीज़ लागू होगी। लास्ट टाइम में आप लोगों ने जीएसटी का जो बिल पास हुआ था तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आधे से अधिक राज्यों को भी अपनी सहमति देनी पड़ी थी, तब जाके वो कानून लागू हुआ था। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि किसके तहत हम अमेंडमेंट कई सारे आर्टिकल्स से के द्वारा कर सकते हैं, है ना। उसमें 368 आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 368 आर्टिकल वास्तविक संविधान ने जो बदलाव करने की जो ताकत दे रखी है वो अनुच्छेद 368 में दे रखी, पहली बात सीधी सीधी, है ना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं जहाँ पे कि अमेंडमेंट की डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको ताकत दी हुई है। तो वही चीज़ों को फटाफट डिस्कस करते हैं। पहला है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मैंने बता दिया, सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया जा सकता है। वो किस केस में किया जा सकता है, जब वो जो बिल है वो अनुच्छेद 2 से जुड़ा हुआ हो, अनुच्छेद 3 से जुड़ा हुआ हो, अनुच्छेद 4 से जुड़ा हुआ हो या अनुच्छेद 75 से जुड़ा हो, आर्टिकल 97 से, अनुच्छेद 105/3 से या 106 से या 125 से या 148 से। तो मतलब जब बात होगी इन आर्टिकल्स के ऊपर में कोई बदलाव करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा। अब मैं बेसिक चीजें पहले आपको मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या होता है। राष्ट्रपति इसको ये किसी भी हाउस में आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में बिल आ सकता है संविधान संशोधन का। इसमें राष्ट्रपति की प्री अप्रूवल की नीड नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति की प्री अप्रूवल की नीड नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, जब ये लोकसभा से और राज्यसभा से या मतलब दोनों सदन से पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति बाध्य है, राष्ट्रपति को इस पर मुहर लगानी पड़ेगी। और ये बाध्यता किस अमेंडमेंट के तहत लाई गई थी, ये भी अमेंडमेंट के तहत लाई गई थी, 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के बाद में कराऊंगा उसको कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर पे हुए हैं उसकी में। तो पहला तरीका तो क्या कि सिंपल मेजॉरिटी से ही संविधान में बदलाव हो जाए। अगर इन पॉइंट्स पे, इन आर्टिकल में कोई बदलाव करना है तो इन आर्टिकल के थ्रू अगर हमें अमेंडमेंट करना है संविधान में तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है ये समझ लो जिसको नहीं पता। साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजॉरिटी, इसका मतलब है जितने लोग हाउस में प्रेजेंट थे उसके आधे से एक, मतलब हाउस का सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए बस हो जाए। जितने लोग प्रेजेंट है उसके आधे से एक का बहुमत मिल जाए, मतलब 200 लोग प्रेजेंट है तो 101 का बहुमत मिल गया तो हो गया, वो सिंपल मेजॉरिटी हो गई।
ठीक है, इससे पास हो जाएगा दोनों हाउसेस से। विशेष बहुमत में क्या है, कोई बिल आया, लोकसभा में आया या राज्यसभा में आया, तो चरणबद्ध तरीके से अपने हाउसेस से पास होगा। कैसे पास होगा? स्पेशल मेजोरिटी किसे बोला गया है? स्पेशल मेजोरिटी होती है मेजोरिटी ऑफ हाउस प्लस 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ प्रेजेंट हाउस। मतलब तो विशेष बहुमत का मतलब होता है वो बिल जो है कितने से पास होना चाहिए, मतलब जितनी उस सदन की पूरी स्ट्रेंथ है उसका बहुमत, और उस समय हाउस में जितने लोग उपस्थित हैं उनका 2/3, उनका 2/3। मान लो हमारे हाउस की स्ट्रेंथ है 543, तो लोकसभा से पास होना है तो कम से कम 572 लोगों का तो उस पर बहुमत चाहिए। और उस समय अगर हाउस में सिर्फ 300 लोग ही हैं तो भी 272 तो मिनिमम चाहिए ही होंगे। मतलब जितने लोग प्रेजेंट है उसका कम से कम 2/3 और टोटल का बहुमत होना ही चाहिए, मतलब टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका हाफ से एक अधिक होना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको विशेष बहुमत की कंडीशन बोली जाती है, और इसके द्वारा ही आर्टिकल 368 के द्वारा हम संविधान में बदलाव या किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट कर देते हैं। ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो है हमारा है राज्यों वाला, इसका जिक्र दिया गया है आर्टिकल 368 में, 368(2) में, सॉरी, आर्टिकल 368(2) में बोला गया है कि अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट होता है जिससे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर पे बदलाव आता है ना, और वो इनसे भी रिलेटेड है, तो इनके तहत भी अमेंडमेंट हो सकता है, इन आर्टिकल के तहत भी। उसमें क्या होगा? उसमें सबसे पहले स्पेशल मेजॉरिटी संसद की, पार्लियामेंट वाली है ना, जो भी मैंने पिछली सेकंड वाली में बताई है, प्लस आधे से अधिक राज्य, मतलब 28 राज्य हैं तो कम से कम 15 राज्य उसका प्रस्ताव लाएंगे अपने विधानमंडल में और उसको, उस रेजोल्यूशन को पास करेंगे। अगर वो पास हो जाएगा तब अनुसमर्थन बोलते हैं, वो पास हो जाएगा तब जाके जो ये वाला अमेंडमेंट है इस प्रोसीजर को फॉलो करने वाला, तभी जाके वो लागू हो पाएगा। बिकॉज फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव हमें पूरे संघ की सहमति से ही लेना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि राज्यों से बिना हम डिस्कशन किए उन पे ऐसी चीज़ लागू कर दें जिससे उनका भी हित जुड़ा हुआ है ना। तो ये 3 तरीके हैं, ये 3 प्रकार थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो इस लेक्चर से आप लोगों के बन जाएंगे बिल्कुल से। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट, जो हमारे संविधान में कुछ ऐसे ऐतिहासिक अमेंडमेंट हुए जिन्होंने हमारी पूरी दिशा बदली, राजनीति का डिस्कोर्स बदला, और जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ चैनल पर अगर आप आए होंगे पहली बार तो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। यूपीपीसीएस, बीओ, आरओ, इन सब के लिए प्रिपरेशन को जम के प्रिपरेशन कीजिए। वैकेंसीज लगातार 6 महीने में उम्मीद है कि हमें देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।